तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड सरस्वती सिंधु सभ्यता कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये इतने महत्वपूर्ण है, मजा ही आ जाएगा। देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने अभ्यास से उठाए हैं और कुछ क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। मैं नहीं बोलूंगा कि आएंगे भैया, क्योंकि एक्चुअली में किसी को नहीं पता क्या आएगा पेपर में। बट हाँ, वो क्वेश्चन मैं जरूर से रिकमेंड कर सकता हूँ जो मेरे को लगता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, देखा है। मैंने बहुत सारे पेपर्स एनालाइज करे हैं, तो उनके हिसाब से मैंने एमसीक्यूज लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे, तो आइडिया लग जाता है यार कि बोर्ड वाले कितने पानी में है और कहाँ तक वो जो है हमको किस लेवल तक के क्वेश्चन हमको दे सकते हैं एग्जाम में। तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्रश्न उत्तर लिख दिया है मैंने। अगर छोटा प्रश्न है उत्तर तो आप देखोगे ही ऑन द स्क्रीन, तो छोटा अगर उत्तर है तो समझ लो 2 या 3 नंबर का, और अगर बड़ा उत्तर है तो 5 नंबर का। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। मैंने मार्क्स नहीं लिखे हैं इनमें, तो हो सकता है उसको जो है बड़े क्वेश्चन को 3 नंबर में दे दे, तो आप कुछ लाइनें स्किप कर देना, यही कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत मजेदार है। अब यहाँ पे इसके अलावा एक काम की जानकारी बता देता हूँ पहले कि प्लेलिस्ट और पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 10 इतिहास की हरियाणा बोर्ड की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और पेज के ऊपर जो है आपको इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा, जिसके अंदर आपको नोट्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, सारी चीजें मिलेंगी। तो मजा आ जाएगा ना। चलो विजिट कर लेना, आपके लिए डाले गए हैं वो नोट्स वगैरह सब कुछ लिख के। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नगर योजना पूछी गई है हमसे, क्योंकि नगर योजना मेरे को क्यों इंपॉर्टेंट लग रही है, मैंने एग्जाम जब अभ्यास के करवा रहा था तब भी बोला था कि अभ्यास वाले कर लेना, उनमें से आ सकता है। अब यहाँ पे जो है ये नगर योजना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो नगर योजना है इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा जो है मतलब बोल सकते हो डेवलपमेंट की गई है। इन चीज़ों की कॉपी करी जा रही है आज के टाइम पे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी और ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं आपको वो। इस सभ्यता में नगरों में प्रायः पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले हमको मिलते हैं। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र और पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित होता है। नगर के आवास क्षेत्र यानी कि पूर्वी टीले के ऊपर जो है वहां पर सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अन्नागार यानी कि अनाज रखने के गोदाम वगैरह वो चीजें स्थित थी। इस सभ्यता की सड़कें नगरों को, यहाँ पे नगर आएगा, नजरों नहीं है। ठीक है, ये इसको मैं फिक्स करूंगा, बट वीडियो मैं साथ के साथ बना रहा हूँ। अभ्यास वाले में भी अगर आपने वीडियो देखी होगी आप बोलोगे भाई उसमें भी लिखा था आपने, और यहाँ पे भी नजरें बना हुआ है। तो एक्चुअली में जो है ना वहाँ से ऐसे का ऐसे उठा के ले आए थे। मेहनत कौन करेगा बार बार लिखने की एक ही चीज़ को, जब वो लिखा ही हुआ ऑलरेडी है ना। तो नगरों को जो है 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर और गलियां जो है औसतन 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे कूड़ेदान भी रखे जाते थे। आपकी सड़क के किनारे रखे मिलेंगे? मुझे नहीं लग रहा मिलेंगे कहीं पे। अगर आपकी सड़क के किनारे कूड़ेदान रखा हुआ है तो कमेंट में बताना, नहीं रखा हुआ तो भी बताना। ठीक है, पता लगेगा आपकी सभ्यता और हमारी सभ्यता की, मतलब इनकी जो सभ्यता थी इतनी प्राचीन, जो आज से 8000 साल पहले की सभ्यता थी, क्या वो सभ्यता के लेवल पे हम पहुंच पाए हैं या फिर नहीं। घरों की जो नालियां हैं सड़क के किनारे बड़े नाले में गिरती थी, फिर नालों के माध्यम से पानी नगर से बाहर जाता था। नालियां जो है पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और इन्हें ऊपर से ढक दिया जाता था। इस सभ्यता की आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नानघर और भवन के बीच में आंगन होता था। संपन्न लोगों के घरों में कुएं और शौचालय भी होते थे। मकानों में खिड़कियां, रोशनदान, फर्श और दीवारों पर प्लस्तर के हमें सबूत भी मिले हैं। इससे हमें आइडिया लगता है कि उस समय के लोग प्लस्तर भी करते थे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो विस्तार तो वही है जितना है भैया, इन्होंने बता रखा है चैप्टर के अंदर। तो ये कुछ कारण है 5 जिनकी वजह से ये सभ्यता विलुप्त हो गई होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे हो गई, बट तुक्का मारेंगे हम भी बैठ के यहाँ पे। प्रशासनिक स्थिरता, बस्ती का आकार सीमित हो गया और सफाई में कमी आने की वजह से खत्म। टाटा बाय बाय दी एंड, सब कुछ हो गया उनका। दूसरा लॉजिक, जलवायु परिवर्तन, वर्षा कम होने की वजह से और सरस्वती नदी, अब बारिश नहीं होगी तो पानी सूख जाएगा और नदी का पानी सूखने की वजह से तड़प तड़प के मौत। तीसरा लॉजिक, बाढ़, पानी ने बोला पी, कितना पिएगा तू। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल और भगत राव के उत्खनन में बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं और हो सकता है वो ज़्यादा पानी पिला दिया हो प्रभु ने उनको और पतन हो गया उनका।
नेक्स्ट लॉजिक, विदेशी व्यापार में गतिरोध। इस सभ्यता में के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण आर्थिक ढांचा कमजोर हो गया और जिसकी वजह से बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ी और लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आ गई। यानी कि वो एक टाइम पे अमीर हुआ करते थे, फिर भीखमंगे हो गए, तो जिसके चलते वो लोगों के बीच में लोगों को छोड़ छोड़ के भागनी पड़ी, वो जगह जाएंगे कहाँ पे, है ना, तो खत्म हो गई। नेक्स्ट लॉजिक, और ये मुझे बढ़िया लॉजिक लगा, ये वाला लॉजिक हो सकता है, ठीक है, बाकी लॉजिक का तो तुक्का ही मारना है, बट ये लॉजिक अच्छा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकाल के अध्ययन से पता चला कि उनमें से 41 की मौत तो मलेरिया से हो गई। शुक्र है कोरोना नहीं था उस टाइम पे, नहीं तो वो 42 के 42 हो जाते। यह भी इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग अफवाहें, मतलब लॉजिक तुक्का चलता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता को आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता क्यों कहते हैं। आर्थिक यानी कि पैसे के मामले में, या फिर जो अमीरी है, अमीर सभ्यता मानते हैं उसको एक तरीके से। तो क्यों सरस्वती सभ्यता आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि या खेती करना था। यहाँ लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की खेती करते थे। विशिष्ट प्रकार की फसलें, फसल बोने की विधि, कृषि के उपकरण, सिंचाई व्यवस्था आदि उस समय के कृषि विकास को दर्शाती है। इस सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर को प्रमुख रूप से पाला जाता था। इनका प्रयोग दूध, मांस, खाल और ऊन के लिए होता था। यह सभ्यता वस्तुओं का आयात और निर्यात भी करती थी। स्थल मार्ग से व्यापार जो है बैलगाड़ियों के द्वारा, और समुद्री मार्ग से व्यापार नावों के द्वारा होता था। शुक्र है नाव थे, समुद्री जहाज नहीं थे भैया, नहीं तो क्या ही मानते हम इस सभ्यता को, गोल्ड लेवल सभ्यता हो जाती है फिर। वैसे भी अभी भी बहुत एडवांस मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की व्यापारिक कारणों की सूची बनाइए। व्यापारिक केंद्रों की सूची बनाइए। तो वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो। अगला प्रश्न, सरस्वती सभ्यता के विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। देखो मैंने अब बोला था अभ्यास वालों में से इस टाइप से पूछेंगे वो, तो मैंने इसी टाइप से लिख दिया कि जिस टाइप से वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसको देख के आपको कितना लगता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा ये। हाँ सही सोच रहे हो, अगर 2 या 3 नंबर में सोच रहे हो तो इतने का ही है। मैक्स टू मैक्स 3 नंबर, छोटे से छोटा 2 नंबर, उससे 1 नंबर का तो फिर नहीं आने वाला, मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सभ्यता जो है पूर्व में आलमगीरपुर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वहां से पश्चिम में सुतकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है वहां तक, और उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर जो है दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसके पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता में भवनों की संरचना कैसी होती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन मिलते हैं। आवासीय भवन में 3-4, ये बीच में छोटा डंडा लगा लेना वो वाला, 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नान घर और भवन के बीच में आंगन होता था। सामुदायिक भवनों में सभा भवन, अन्नागार और स्नानागार मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे तो बेसिकली सामुदायिक भवन समझते हो ना क्या होता है, मतलब बहुत सारे लोगों के वो समाज के जो होते हैं वो वाले, वो तो उनमें क्या मिलेगा आपको, उनमें ज़्यादातर तो अन्नागार तो जरूरी है, स्नानगार मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट वाला सिस्टम सा हो जाता है, ये गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ बना रखा हो वही वाला। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष की मूर्ति का वर्णन कीजिए। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, खंडित पुरुष की मूर्ति का काफी जिक्र है चैप्टर के अंदर। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो खंडित पुरुष की मूर्ति है 19 सेंटीमीटर लंबी है, जो तिब्बतिया अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हुए हैं। इसकी दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है और केस पीछे की ओर संवार कर एक फीते से बंधे हुए हैं। दाहिने हाथ पर एक भुजबंद बंधा हुआ है। बस इतनी ही है, बाकी की पता नहीं है कि नहीं, टूट गई, जितनी मिली है उसमें यही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो में से मिली पशु पक्षियों की मूर्तियों का वर्णन कीजिए। वहाँ पे कैसी मूर्तियाँ मिली है। मूर्तियों में हमको बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सूअर, मोर, बत्तख, तोता, कबूतर, इन सब की मूर्तियाँ हमको वहाँ पे देखने को मिली है, मतलब किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे। मतलब ये क्वेश्चन समझ रहे हो ना, 1 नंबर का आ सकता है या 2 नंबर का, 3 नंबर का नहीं आएगा, ये 1 या 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो मैंने सारे लिख दिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसी में मिलेंगे आपको। तो इस समाज में मुख्य रूप से कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी और जुलाहे ये महत्वपूर्ण वर्ग माने जाते थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, कैसा भोजन करते थे। वही ये लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इनको थोड़ी ना मतलब था यार आज के टाइम के हिसाब से कि तू जाति धर्म ज़्यादा बंटवारा नहीं होता होगा शायद इस टाइम। इनका मुख्य भोजन था जौ, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियां, दूध और मांस। मांस के अंदर मछली, भेड़, बकरी, सूअर आदि का मांस ये सब कुछ शामिल था। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे। कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे, सूअर, इन सबको इन्होंने पाला था। यही नॉर्मल जानवर जो मिलते हैं ना वो सारे इन्होंने पाल डाले थे। इस सभ्यता के लोगों ने घोड़े और ऊंट को भी पालतू बनाया था। ये थोड़ा सा अजीब सा फैक्ट है, बता देता हूँ। आज से पहले, आज मतलब जब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी ये रिसेंटली जो किताब आई है, मतलब किताब आने के 2-4 दिन में बना दिया मैंने ये वीडियो। तो अब जो है यहाँ पे इस किताब के आने से जो पहले की किताब थी हमारे पास जो फॉलो हो रही थी एनसीईआरटी की, तो उस किताब के अंदर एक एरर थी। एरर तो क्या ही बोलेंगे, उनकी गलती नहीं है किताब बनाने वालों की। तो उस टाइम पे जो है माना जाता था कि घोड़े जो है इन्होंने कभी भी अपने पालतू नहीं बनाए, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो बीच में डिस्कवरी हो गई होगी, किताब लिखी गई थी 2005 के आसपास में, आसपास बोल रहा हूँ मतलब 4 में या 5 में लिखी गई होगी। तो एनसीईआरटी की जो किताब आपकी, तो उस किताब के बाद ये किताब अभी मिली है। तो बीच में जो हमारे लगभग 15 साल का जो गैप है, 15-17 साल का, तो उसके बीच में जो भी डिस्कवरीज वगैरह हुई है तो उससे पता चला है कि घोड़े को भी पालतू बनाया था इन्होंने, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि भैया गूगल पे सर्च मारने जाओगे कि घोड़े किस जानवर को पालतू नहीं बनाया, तो गूगल पे मिलेगा घोड़े को पालतू नहीं बनाया। और एक्चुअली में लॉजिक क्या है, क्योंकि गूगल पे भी भैया वो पुरानी एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर भरे पड़े हैं और वो पुराना डाटा है, तो नए डाटा के हिसाब से घोड़े और ऊंट को पालतू बनाया गया था, ठीक है। ये फैक्ट था जो बताना जरूरी था ताकि गलती ना करो आप, ठीक है। इनके अलावा जो है जंगली सूअर, चिंकारा, हाथी, हिरण और नील गायें जो है पालने के भी प्रमाण हमको देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट था मेरे लॉजिक के हिसाब से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति का वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या है, पशुपति शिव की मूर्ति का बहुत खतरनाक जो है परिचय दिया गया है जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर जो है सींग वाले त्रिमुखी पुरुष की सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसके दाहिनी तरफ हाथी और बाघ, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा दिखाया गया है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं जो कि खड़े हुए हैं। इस मूर्ति को हम पशुपति शिव की मूर्ति मानते हैं, ठीक है। हमें उसी के हिसाब से लगा तो उसी को बता दिया कि भैया यही है पशुपति शिव की मूर्ति, और क्या बोले। चलो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर बढ़िया नंबर चाहिए तो नोट्स पढ़ लेना साथ में। नोट्स मैंने लिख रखे हैं, वीडियो नहीं बना रखी, तो लिखे हुए जो नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेज का लिंक है, तो वो रिटर्न में जो कुछ है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और MCQs वगैरह का पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बाकी मैंने बना दी है वीडियो वगैरह, तो देख लेना आप वो वीडियोस भी। और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। और अगर वीडियो साथ के साथ देखोगे तो भैया बनेगी वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।